हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। एक्चुअली आपका जो है कल एमडीयू का एग्ज़ाम होने जा रहा है और एमएससी फिज़िक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये कल की डेट में। सबसे पहले मैं आपको ऑल दी बेस्ट बोलती हूँ। अब आपके पास क्या है, बहुत सारे एमएससी फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन रहे हैं। आई होप आप सबने वो क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से अपने सोल्व करके देखे हों, ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 50% सॉल्यूशन सब ईयर्स का डाला हुआ है। 16 का डाला हुआ है, 17 का डाला हुआ है, 18 का डाला हुआ है, 19 का डाला हुआ है, 21 का डाला हुआ है। तो ये तो एटलीस्ट मैं मान कर चलती हूँ कि आपको जो है आइडिया लग चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चन जो है कंसेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको कैसे सोल्व करना है। क्योंकि सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपको साइट से क्वेश्चन पेपर मिल गए होंगे कंप्लीट सेट, और आपने अपने जो है टॉपिक्स भी लिख लिए होंगे। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में डाला था कि जैसे जैसे आप करते जा रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। मैं सॉल्यूशन डाल रही हूँ तो साथ में एडिशनल क्वेश्चंस भी बताते जा रही थी। तो लास्ट टाइम वो क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है इस बार जो एडिशनल क्वेश्चंस थे वो पूछे जा सकते हैं। तो अभी तो आपके पास आज का ही दिन बचा है, तो अब तो आपने रिविजन अपना स्टार्ट कर दिया होगा। जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूला बनाए लिखे होंगे, तो उन्हीं को आप अपना रिविजन करने जा रहे होंगे। सबसे मेन तो अब आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी आ गया होगा कि मैं इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ इजीली, या कर सकती हूँ जो भी है। और आपको बिल्कुल जो है डीमोटिवेट नहीं होना है, अपनी जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और हो सके तो कल आप इस जो है आपका एग्ज़ाम आई थिंक 3 से है, 3 से 4:15 कुछ ऐसा ही टाइम है इवनिंग का। तो आप मॉर्निंग में एक बार रिविज़न कीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करने लग जाते हैं जो है लास्ट के 1-2 घंटा पहले, और आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, या आपको कोई फॉर्मूला भूल गए हो, या कंसेप्ट भूल गए हो, तो आपको लगता है कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है। नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और उस चक्कर में आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने बैठ जाते, हो सकता है आपकी जो स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन से हो जाए तो कि उस क्वेश्चन का जो है आपको सॉल्यूशन ही ना मिले और आप जो है डीमोटिवेट होते जाते हो। तो सबसे मेन तो आपको क्या स्ट्रेटेजी, वैसे तो आपने सबने अपनी बना ली होगी, लेकिन मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो रहे हैं उन्हीं को आप कीजिए। एक बार थोड़ा सा राउंड ले लीजिए, और फिर आप जो है कुछ क्वेश्चन बड़े लेंदी होते हैं और आप करते रहते हो और फाइनली वो अटैम्प्ट भी नहीं हो पाता है। ऐसा होता होगा, देखोगे आप कल जब एग्ज़ाम में बैठोगे। अभी तक आपने बीएससी की है, जस्ट अपना जो है डेरिवेशन कर लिया, एग्ज़ाम में पिछले पेपर्स देख लिए, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लिया, जबकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, टोटली डिफरेंट है। तो सबसे मेन तो आपको एक काफ़ी अलग मोड में आप स्विच करने जा रहे हो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली पढ़िए। यूनिट कन्वर्जन है या एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार आप स्टेटमेंट गलत पढ़ जाते हो, या कई बार ये भी होता है आपने आंसर ठीक किया है, रफ कैलकुलेशन जो की है, पीछे सीट में वर्क मिलेगा आपको, रफ वर्क के लिए सीट मिलेगी, तो आप वहाँ पे ठीक करते हैं, लेकिन ऑप्शन को जल्दबाजी में जो है और कॉन्फिडेंट होकर गलत टिक कर जाते हो। ऐसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हो सकते हैं, और वो आपको लगता है कि मैं तो सही करके आई हूँ, और आप जब देखते हो आंसर की और आप देखते हो ये तो गलत हो गया आपका। तो इस तरह से सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं आपके साथ। कुछ टॉपिक्स आप बार बार डाल रहे हो कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालिए। एक्चुअली कॉलेज में भी मेरा थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, तो मैंने आपकी लाइव क्लास लेने की सोची थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं कि आप उनको रिवाइज करके तो जाना ही है। अगर मेरे पिछले पेपर्स देख लोगे तो ये वाले कंसेप्ट तो आपके वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे रेडियो एक्टिविटी पे है। रेडियो एक्टिविटी पे कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए आपने बीएससी पास कोर्स में ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपने श्योरली 4th सेम में पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी का वैसे लेक्चर है, लेकिन आपके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। उसके तो हाफ लाइफ वाला अगर मेरा दिखे तो वो वाला आप देख सकते हो, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस रेडियो एक्टिविटी से क्या आते हैं, कितना अगर हाफ लाइफ निकालनी दे दी जाए तो कितना आपके पास सैंपल यूज हो चुका है, और वहाँ से हाफ लाइफ निकालिए 1/2n फॉर्मूला करके इक्वल टू सैंपल कितना बचा हुआ है। इस तरह से आप n आपकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो जाती हैं, या आपके पास ये भी हो सकता है कितना सैंपल बचा हुआ है, लाइक आपके पास 3 हाफ जो है लाइफ्स हो चुकी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन में देखोगे तो एंट्रेंस के में। नेक्स्ट आपके पास अल्फा डीके है। अल्फा डीके में आपके पास क्या पूछा जा सकता है, मैंने बोला है अल्फा बीटा गामा डीके, यहाँ से 2 से 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे। अल्फा डीके में किस तरह से आएगा, आपको लाइक कोई रिएक्शन गिवन है, आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दोनों में कंपेयर कीजिए। कंपेयर क्या करोगे, एटॉमिक मास को कंपेयर कीजिए, एटॉमिक नंबर को कंपेयर कीजिए।
और प्लस जो है बीटा डीके भी हो सकता है गिवन हो, या क्वेश्चन में आ जाए कितने अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। तो दोनों को जैसे ही आप एटॉमिक मास और नंबर को कंपेयर करोगे आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बीटा डीके। बीटा डीके देखिए आपके पास 3 टाइप्स का होता है। बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपने देखा होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है बीटा पॉजिटिव डीके, जिसमें आपके पास पॉजिट्रॉन निकलता है और एटॉमिक नंबर क्या करेगा आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। और ऐसे ही आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, ये मैं ऑलरेडी आपको सब बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपके पास गामा डीके है। गामा डीके में अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर और मास दोनों पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जस्ट आपका एक्साइटेड स्टेट में है न्यूक्लियस तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कोई ना कोई गामा रेज निकलेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन का टॉपिक आता है। अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में किया होगा, यहाँ पे आपके पास क्या देखना है, कंजर्वेशन लॉस, क्या क्या कंजर्व रहते हैं आपके पास, लाइक जो है चार्ज कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम। इस तरह से आप अपने रिएक्शन का देख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने जरूर अटेम्प्ट किया है। आगे आपके पास जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है और फिशन रिएक्शन है। फिशन रिएक्शन आपकी अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आप मॉडरेटर को यूज़ करते हो, D2 वगैरह यूज़ करते हो। उसमें आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर से वो न्यूट्रॉन यूरेनियम न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं, नेक्स्ट ऐसी चेन रिएक्शन बन जाती है। अब न्यूक्लियर फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये भी एक कंपेरिजन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगर आपने पिछले पेपर्स देखे तो आइडिया भी हो गया होगा। न्यूक्लियर फिजन में लाइक 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है, तो न्यूक्लियर फिशन में कितने निकलेगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे आपके पास जो है आपने पढ़ा है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ही न्यूक्लियर फोर्स का टॉपिक है। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी के बीच में भी, प्रोटॉन के बीच में काम कर रही है, न्यूट्रॉन के बीच में, दीज आर टोटली चार्ज इंडिपेंडेंट। सैचुरेटेड होती है, नॉन सेंट्रल होती है, इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व, आपने डायग्राम देखा होगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व का अगर मैंने बनाया होगा, कुछ यूँ था, पिक्स मिल रही थी शुरू में जहाँ पे आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इवन नंबर थे, फिर मैक्सिमम इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर गई थी। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी थी, आयरन की थी। आयरन का एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाता है, 56 है। वो मैक्सिमम वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, डिक्रीज करिए वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राफ किसके बीच में होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर और विद मास नंबर, ये सब आपको याद हो। एक यूनिट कन्वर्जन भी आता है, कन्वर्ट आपके पास है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पेयर प्रोडक्शन पढ़ी है वहाँ पे भी अगर आपको याद होगा कि फोटोन से आपके पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। पॉजिट्रॉन क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो आपको कितनी एनर्जी उसमें होती चाहिए, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आपने कर लिया होगा। इसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में। इसमें आपके पास क्या टॉपिक पूछा जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, जहाँ पर कौन सा वो डिस्टेंस है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के। न्यूक्लियस पे आप अल्फा पार्टिकल डाल रहे हो, कुछ आपके जो है एक आध पार्टिकल वापस आएगा, कुछ स्मॉल एंगल पर निकलेंगे, कुछ लार्ज एंगल्स पर निकलेंगे। इसके बाद आपके पास जो है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप सीधा डालोगे सर्च में, मेरा ही ऊपर आ जाएगा सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। अगर आपके पास जो है वेव फंक्शन 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, 1 स्पिन का है। अगर आप जो एक्सचेंज कर देते हो 2 पार्टिकल्स के वेव फंक्शन के स्पिन कोऑर्डिनेट्स को, या जो है आप अपने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज करते हैं, मेनली आप देखोगे तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को, तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अगर वेव फंक्शन साइन चेंज कर रहा है इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, नो सॉरी इट इज़ एंटी सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज़ सिमेट्रिक। इसके बाद आपके पास एलिस कपलिंग की टर्म्स कैसे निकालती हैं, जे कपलिंग की कैसे निकालनी है, ये सब मैंने लेक्चर्स डाले हुए, बड़ी इजीली आपको 5 मिनट देखोगे तो समझ आ जाएंगे। यहाँ से भी टर्म सिंबल 2s+1 LJ होता है, वो भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लेक्चर एक्चुअली मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ, आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताइए। आज भी आप एक बार इसको देख के रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा। इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे आइए। आप पैकिंग फ्रैक्शन तो देख कर ही जाइए, सिंपल क्यूबिक का क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का क्या है, फिश सेंटर्ड क्यूबिक का क्या है,
इसी तरह से रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, सिंपल क्यूबिक का क्या है, बॉडी सेंटर्ड का एफसीसी होता है, एफसीसी का बॉडी सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास क्रिस्टल सिस्टम्स जो 7 टाइप्स होती हैं 3 डायमेंशन में, वो भी देखिए। आपको पैरामीटर्स गिवन होंगे, हो सकता है A=B हो बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा इक्वल है, गामा 90 है, लाइक गामा 120 है, जो हेक्सागोनल वगैरह इस टाइप से आप देख सकते हैं। ट्राइक्लिनिक है ये या मोनोक्लिनिक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 या 2 क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास जो है स्पेसिफिक हीट पे पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन ने क्या कंसेप्ट दिया था, डिबाई ने कोई करेक्शन की थी या नहीं। यस, डिबाई ने लो टेम्परेचर पर करेक्शन की थी आपकी। कैसे हो गई थी स्पेसिफिक हीट, T3 के साथ वेरी कर रही थी। लो टेम्परेचर लाइक आपके पास 15 केल्विन दे दिया जाए और जो है आपके पास 10 केल्विन दे दिया जाए, तो आपको समझ जाना है इट इज़ लो टेम्परेचर। और स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करेगी, विद रिस्पेक्ट टू 3rd पावर ऑफ टेम्परेचर। ये डिबाई ने लो टेम्परेचर पर करेक्शन की थी। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक्स हीट कैपेसिटी है, एक आपके पास लैटिस है, ये भी आपके पास पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी और लैटिस कंट्रीब्यूशन T³ के साथ स्पेसिफिक हीट में। नेक्स्ट आपके पास है रोटेशनल स्पेक्ट्रा है और आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एनर्जी आपको याद होगा B × J+1 सेंटीमीटर इनवर्स में रही होगी। जी रोटेशनल क्वांटम नंबर है। मॉलिक्यूल की क्या होनी चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तभी मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा। अब आते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट चेंज होनी चाहिए। इसमें भी कुछ एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, n+12 × hν या V+12 × hν, और V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी में मैक्सिमम ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है, 0 to 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास लेजर प्रॉपर्टीज़, अगर आपने देखा होगा पिछले पेपर्स मोनोक्रोमेटिसिटी कैलकुलेशन के लिए भी क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज़ डेल्टा न्यू बाय न्यू। अगर आप अपने कन्वेंशनल सोर्स से कंपेयर करोगे लेज़र की लाइट जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी, तो उसकी जो लाइन विड्थ होती है वो काफ़ी होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है, जबकि वो उसमें बैंड विड्थ ज़्यादा होती है। आप कन्वेंशनल सोर्स देखोगे तो डेल्टा न्यू जिसको बोलते हैं ना, ऐसी कर्व आई थी कन्वेंशनल की, इसकी स्ट्रेट लाइन आई थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ से डेल्टा न्यू बाय न्यू कैलकुलेशन, डेल्टा न्यू आप अपना निकाल सकते हैं, न्यू आप hc/λ कर दो। नेक्स्ट है रूबी लेज़र और हीलियम नियोन लेज़र, दोनों मेन क्वेश्चन हैं। और रूबी लेज़र में आप किससे क्या पूछा जा सकता है कि मेन ट्रांजिशन कौन से लेवल्स में होती है, 2 to 1 में होती है, 3 to 2 में होती है, इस टाइप से। ऐसे ही हीलियम नियोन लेज़र में 3 to 2 होती है, रूबी में आपके पास 2 to 1 होती है। और वेवलेंथ आती है तो वो कितने में मिलती है, हीलियम नियोन लेज़र की लाइट की वेवलेंथ क्या है, रूबी लेज़र की क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं ऑप्टिक्स में बोलूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बड़े ध्यान से पढ़ के जाना। वैसे उसमें फ्रिंज विड्थ आपसे कैलकुलेट करा सकता है, जिसको आप बीटा से दिखाते हो, दैट इज़ λd/d। लैम्डा होती है वेवलेंथ जो लाइट की यूज़ की है, डी आपके पास क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, स्मॉल डी होता है जो आपके सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस होता है। एक क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट का क्वेश्चन भी आ जाता है, जहाँ से आपको थिकनेस कैलकुलेशन के लिए दी जा सकती है। थिकनेस क्या होती है, इसमें क्या होता है, पाथ डिफरेंस आपका λ/4 होता है क्वार्टर में, हाफ में λ/2। और यहाँ से क्या है, ये डबल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, जहाँ से आपको ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज मिलती हैं। ऑर्डिनरी आपके पास क्या होती है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ0 होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का μe होता है। अगर आपसे क्वार्टर वेव प्लेट में कैलकुलेशन दी जाए तो आपको फॉर्मूला याद होगा, T = λ/4 × μ0 - μ। इसी तरह से हाफ में क्या हो गया, λ/2 μ0 - μ। अब आपके पास मैकेनिक्स अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, लैग्रांजियन क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से अगर लैग्रांजियन टाइम पे डिपेंड नहीं करिए तो किसका फंक्शन हो गया, क्यू, जो कि आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्यू डॉट क्या हो गया, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो गई। तो इस तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर निकालिए आप। लाइक आपके पास कौन सी एक्सिस के अबाउट जो टेंजेंट से पास कर रही है, ये स्फीयर है, इसके टेंजेंट से। तो आपको पता ही है वो 2/5 mr² + mr², दैट इज 7/5 mr²। टेंजेंट के अबाउट मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, आपको m गिवन होगा, r गिवन होगा और आप सीधा फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेशन कीजिए। इसी तरह से स्पेरिकल सेल का पूछा जा सकता है, 2/3 mr² होता है। वैसे सेंटर के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट देखोगे तो 5/3 हो जाएगा। डिस्क का पूछा जा सकता है, रिंग का पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 आप याद रखिए। नेक्स्ट आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसमें आपने देखा होगा फर्स्ट यूनिट में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस है, पॉइजन्स रेशियो है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। पॉइजन्स रेशियो की क्या वैल्यू होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट आपके पास मैं थोड़ा सा समराइज़ कर रही हूँ, आपके पास तीनों स्पीड का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इस पर बेस्ड डाले हुए हैं। और लास्ट वन क्या है आपके पास, अभी मेरी तरफ से रह गया थर्मोडाइनमिक्स। ओके, ब्रेक्स लो पे भी जो आपका ब्रेक्स लो होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, एन ऑर्डर को बताता है। अगर एन गिवन है डिफ्रेक्शन का ऑर्डर, आप वहाँ से साइन थीटा अगर गिवन है तो आप निकाल सकते हो। ब्रेक्स लो के लिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। थर्मोडाइनमिक्स पे आइए, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, कुछ वर्क डन हो जाएगा। तो हीट सप्लाई आपने डी क्यू कर दी है तो वो डी यू प्लस पी डी वी। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स याद रखिए, डी क्यू क्या होता है आपके पास, टी डी एस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आप एंट्रोपी याद रखिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी तरह से मैक्सवेल्स इक्वेशन से 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल्स रिलेशन है, जो कि मैक्सवेल रिलेशन आपके पास 4 होती है। चारों को आप जो है अपना याद करके चाहिए मैक्सवेल्स रिलेशंस को। तो आपको चारों रिलेशन जो है ये याद होनी चाहिए। लाइक मैं गिब्स फ्री एनर्जी की सिग्निफिकेंस बोलूँ, जी आपके पास H माइनस टी होता है, डी जी आपके पास वी डी पी माइनस एस डी टी निकलता है। अगर आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो डी जी 0 हो जाएगी, जी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। ये क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन क्या होती है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टी डिवाइडेड बाई वी टू माइनस वी वन। तो ये पैरामीटर्स आपको दे दिए जाए एल टी वी टू माइनस वी वन, तो आप जो है डी पी बाई डी टी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बोजोन कौन सा है, इनमें से फर्मियोन कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोजोन्स की स्पिन होगी वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी, और फर्मियोन्स की जो स्पिन होगी वो क्या होगी, बोजोन्स की स्पिन होगी इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होगी, फर्मियोन्स की हाफ होगी। बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास टेम्परेचर लो है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बोजोन्स किसी एक लेवल में आ सकते हैं, लेकिन फर्मियोन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास क्या है, लाइक आपके पास जो है मेटल सरफेस है, उस पर आपने लाइट डाली है और वो फोटोन्स निकल रहे हैं। तो आपने जो लाइट फोटोन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटोन्स की फॉर्म में डाली है एच न्यू, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो मिनिमम एनर्जी तो चाहिए उससे, जिसको आप वर्क फंक्शन बोलते हो। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उनको मिनिमम एनर्जी, जो कि वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो मिलेगी, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह जाएगी फोटोन्स की, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो आपके पास आ गया, आप देख सकते हो आपके पास बन रहा है एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से आपको कैलकुलेशन दी जा सकती है। कॉम्पटन इफेक्ट है, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, डेल्टा लेमडा एच बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस फाइव एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपकी वेवलेंथ क्या होती है, एच लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम। आई थिंक आपने सभी ने समझा होगा, मैंने भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाया है आपके लिए कुछ यूज़फुल रहे। हाँ, एक टॉपिक 1 डायमेंशनल बॉक्स का है, काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें nth लेवल की एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, nth लेवल का वेव फंक्शन होता है। nth लेवल की एनर्जी अगर आपको याद हो, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रोस स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, फिर ए क्या होता है, विड्थ ऑफ बॉक्स। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास n इक्वल टू 1 चाहिए। इसी तरह से वेव फंक्शन √2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए, ये दोनों चीज़ें आप समझ लेना। n आपका 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n इक्वल टू 2 होता है। ओके, लास्ट वन टॉपिक जो मेरे से रह गया था, हाइड्रोजन एटम, जिसमें nth वैल्यू निकालते हैं हाइड्रोजन एटम की। एक्साइटेशन एनर्जी आपसे पूछी गई होगी, -13.6 बाई n स्क्वायर एनर्जी होती है इन जनरल। तो एक्साइटेशन क्या रहेगी, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम को देनी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट में। n इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वहाँ से आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 बाई n स्क्वायर, यानी n को 2 रख दो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आप देख सकते हो। बोर रेडियस की वैल्यू क्या होती है, बोर रेडियस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या होती है nth ऑर्बिट की, तो ये 3-4 चीज़ें भी जरूर देख लेना। ओके, आई होप आप सब इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। सब दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है तो आप सीधे सीधे सोल्व कर देंगे। आप उसको टिक अच्छे से कीजिए। अगर आपको नया क्वेश्चन लग रहा है तो उसको ध्यान से कीजिए। हो सकता है कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन सेम एज इट इज़ नहीं है, उसमें भी आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि आप लो पड़ जाओ, नहीं हो रहा मेरे से, नहीं बिल्कुल
अगर क्वेश्चन आपका टफ आता है तो कट ऑफ भी आपकी नीचे जाएगी। ये आपको बिल्कुल नहीं मानना है कि आज क्वेश्चन पेपर बड़ा टफ है, ये मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा एमएससी एंट्रेंस में। नो, क्योंकि एक डिफरेंट फेज़ है। बीएससी तक आपका बिल्कुल अलग सिस्टम रहा है, एमएससी के बाद अब एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका टोटली डिफरेंट सिस्टम होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।